जगह न्यूयॉर्क, दिन 11 सितंबर साल 2018। एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट फेलियर का सामना कर रहे एयर इंडिया 101 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की दूसरी कोशिश करने जा रहा है। 14 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन का फ्यूल कम हो रहा है। पायलट्स प्लेन को सेफली लैंड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उड़ान भरते समय उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे उनके लिए कितने चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। पायलट्स परेशान हैं क्योंकि एक तरफ तेज बारिश और धुंध है तो वहीं दूसरी तरफ विमान के खराब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसने उनके काम को बेहद मुश्किल बना दिया है। उन्हें रनवेज नजर नहीं आ रहे हैं और प्लेन में सवार 357 यात्रियों का क्या होगा, ये निर्भर करता है अगले कुछ देर में पायलट्स के फैसलों पर। चलिए आपको एक ऐसी ही दिलचस्प प्लेन लैंडिंग की कहानी बताते हैं जिसने कॉकपिट में सवार पायलट से लेकर यात्रियों और कंट्रोल रूम वालों की सांसें रोक दी। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 101 सेफ और रिलायबल हवाई यात्रा देने के लिए मशहूर थी। इस उड़ान ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और न्यूयॉर्क के रेप्यूटेड जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच की 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट की कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि बोइंग 777-300 था, जो कि बेहद शानदार लॉन्ग रेंज वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट था। ये एडवांस टेक्नोलॉजी और पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए लोकप्रिय था। सपनों को ले जाने वाले पंखों और मजबूती से दहाड़ने वाले इंजन्स के साथ बोइंग 777-300 नई दिल्ली की वाइब्रेंट स्ट्रीट से न्यूयॉर्क के कंक्रीट जंगलों तक एयर इंडिया 101 की नॉन स्टॉप यात्रा के लिए चुना गया जहाज था। ये विमान ट्विन इंजन से इक्विप्ड था, जिसमें विशेष रूप से GE 90 115B इंजन था, जो कि उड़ान के लिए एक्सटेंडेड रेंज देता था। 2009 में ये जहाज एयर इंडिया के बेड़े पर शामिल हुआ था और जैसे ही हवाई जहाज रनवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लोगों में उत्साह और उम्मीद बढ़ती गई। सभी यात्री अपनी अपनी स्टोरीज और डेस्टिनेशंस के साथ अपनी सीटों पर बैठ गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके एयरबॉर्न एडवेंचर का अगला अध्याय इस फ्लाइंग मशीन के पंखों पर लिखा जाएगा। ये विमान यात्रियों को पोलर रूट से अमेरिका ले जाएगा, यानी कि पाकिस्तान, रूस, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा से होते हुए न्यूयॉर्क के JF कैनेडी एयरपोर्ट में दाखिल होगा। इस जहाज को 2 पायलट उड़ा सकते हैं, लेकिन लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी और 15 घंटे का सफर देखते हुए इसमें 4 पायलट तैनात किए गए। इस जहाज में 2 मेन पायलट्स के साथ साथ 2 सहायक पायलट भी कॉकपिट में थे, यानी कि 2 असिस्टेंट पायलट थे। 49 साल के कैप्टन रुस्तम पालिया के साथ कॉकपिट में कैप्टन विकास, कैप्टन सुशांत सिंह और DS भट्टी भी थे। जैसे ही दुनिया में एक तरफ सूरज डूबा और दूसरी तरफ सूरज उगा, फ्लाइट एयर इंडिया 101 को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस विमान ने अपनी यात्रा के दौरान कई इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स को देखा। उड़ान से पहले ब्रीफिंग के दौरान पता चला कि APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट काम नहीं कर रही है। हालांकि बोइंग 777-300 जैसे विमान के लिए APU जरूरी नहीं माना गया। जब मेन इंजन काम करना बंद कर देता है तब APU का इस्तेमाल होता है। सभी पायलट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस APU के बगैर ही उड़ान भरी जाएगी। हालांकि किसी भी तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटने के लिए चालक दल ने 800 किलो का एक एक्स्ट्रा फ्यूल लोड किया हुआ था और आगे चलकर उनका ये फैसला इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। लगभग 2:30 बजे एयर इंडिया 101 के चालक दल ने पुश बैग और टैक्सी क्लियरेंस के लिए कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, साधारण उड़ान चुनौतियों से भरी एक अनएक्सपेक्टेड स्टोरी बन गई। किसी को भी अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का अंदाजा नहीं था। नई दिल्ली की रात की प्लेजेंट समर ने उन चैलेंजेस को छिपा दिया जिसका चालक दल को जल्द ही सामना करना पड़ा। ये पीसफुल रात वास्तव में एयर इंडिया 101 चालक दल के लिए डिसीजंस और उनके स्किल्स की परीक्षा थी। कुछ देर बाद 3 बजे के करीब एयर इंडिया 101 ने नई दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए अपनी 15 घंटे की यात्रा शुरू करने के लिए उड़ान भरी। आरामदायक ऑटम की रात ने एक शांत वातावरण बनाया, लेकिन पायलट्स को आगे के चैलेंजेस के बारे में बहुत कम पता था। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य लग रहा था क्योंकि बोइंग 777-300 रनवे पर दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी चालक दल के सामने आने वाली चुनौतियों ने रात की यात्रा में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स जोड़ दिए। इस उड़ान के सिर्फ 40
40 मिनट बाद और 30,000 फीट की ऊंचाई पर चालक दल को समस्याओं का सामना करना पड़ा। पायलट के स्क्रीन पर अचानक एक चेतावनी संदेश दिखाई देने लगा। विमान इस समय पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहा था। इसमें फ्लैश होने वाला मैसेज था सिंगल सोर्स रेडियो ऑल्टीमीटर। रेडियो ऑल्टीमीटर बताता है कि जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये चेक करने के लिए ऑल्टीमीटर इनविजिबल रेडियो वेव्स को जमीन पर भेजकर देखता है कि उन्हें वापस आने में कितना टाइम लगा। इससे पायलट को आसमान से उड़ान भरने के साथ साथ सटीक लैंडिंग करने में भी मदद मिलती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे इस जहाज में 3 ऑल्टीमीटर थे। किसी भी एक ऑल्टीमीटर के खराब होने की स्थिति में दूसरा ऑल्टीमीटर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बोइंग 777 के पायलट्स को आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें पता चला कि 3 में से 2 ऑल्टीमीटर खराब हैं। हालांकि एक ऑल्टीमीटर से भी ऊंचाई की जानकारी मिल जाती है, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है कि दूसरे ऑल्टीमीटर से भी ऊंचाई चेक की जाए। इसलिए यहाँ सिर्फ एक पर भरोसा करना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती थी। अब कॉकपिट में हलचल बेहद तेज हो चुकी थी, क्योंकि पायलट्स को समझ आ रहा था कि आगे किस तरह की चुनौती उनका इंतजार कर रही है। इसके बाद जहाज में अगली समस्या तब देखी गई जब उड़ान को लगभग 10 घंटे पूरे हो चुके थे। इस समय जहाज अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था और इस दौरान पायलट को समझ में आ गया कि TCAS काम नहीं कर रहा, यानी कि ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। आपको बता दें कि TCAS आसमान में पायलट्स के लिए एक एक्स्ट्रा आंख की तरह है। ऑन बोर्ड ट्रांसपॉन्डर्स का उपयोग करके ये एक्टिवली आसपास के विमानों पर नजर रखता है। यदि ये पोटेंशियल कोलिजन का पता लगाता है तो पायलट्स को ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ अलर्ट करता है, और अगर 2 विमान बहुत करीब आते हैं तो टकराव से बचने के लिए उन्हें ऊपर या नीचे जाने के लिए कहता है। सुरक्षित यात्रा इंश्योर करने के लिए पायलट्स इन सिग्नल को फॉलो करते हैं, खासकर लिमिटेड हवाई यातायात नियंत्रण वाले इलाकों में। ये आसमान में एक मददगार दोस्त की तरह है। हालांकि दोस्तों, क्रूज के दौरान TCAS का फेल होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये टकराव को रोकने के लिए एक बैकअप सिस्टम था। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है, इसलिए उस समय TCAS की अहमियत बढ़ जाती है। दरअसल क्रूज विमान की उड़ान का ये वो स्टेज है जो तब शुरू होता है जब विमान चढ़ाई के बाद समतल यानी सीधा हो जाता है। इस स्टेज में विमान स्मूथली उड़ने लगता है। ये जहाज क्रूज स्टेज में सबसे अधिक रहता है। अब पायलट्स की चिंता पहले से अधिक बढ़ गई, क्योंकि विमान में अलग अलग खराबी साफ नजर आने लगी। इतना ही नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स का फेल होना सामान्य बात नहीं थी। टेक ऑफ से पहले APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट का काम ना करना, फिर 2 रेडियो ऑल्टीमीटर में खराबी आना और फिर TCAS का फेल होना। पायलट्स की इन चिंताओं के बीच जहाज धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। यहाँ न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है और आसमान बादलों से घिरा है। न्यूयॉर्क में एयर इंडिया 101 ने अप्रोच कंट्रोल से कांटेक्ट करके अप्रोच क्लियरेंस लेकर लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ा। इसके बाद ILS की मदद से लोकलाइजर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ILS सिग्नल कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लैंडिंग के समय ILS पायलट्स के लिए सहायक गाइड की तरह है। ये उन्हें बताता है कि वे ऊपर जा रहे हैं या नीचे, और क्या वे सही रास्ते पर हैं या नहीं। इस तरह पायलट्स विमान को सुरक्षित रूप से जमीन पर ला सकते हैं। खराब मौसम में इस सिस्टम की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिस तरह अब तक दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो चुके थे, उसी तरह उसने भी काम करना बंद कर दिया था। ILS के फेल होने के बाद चालक दल ने विमान को सही जगह लैंड कराने के लिए मैन्युअली डायरेक्शन देना शुरू किया। साथ ही LNAV और VNAV इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने की कोशिश की गई। लैंडिंग के समय LNAV और VNAV पायलट्स के लिए एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह है। ये बिल्कुल मैनुअल नहीं है। इसकी बजाय ये एक ऐसा सिस्टम है जो विमान को सुरक्षित रूप से उतरने तक बगल में और ऊपर नीचे गाइड करता है। ये को पायलट की तरह है जो स्मूथ लैंडिंग के लिए सही रास्ते को फॉलो करने में मदद करता है। ये विमान को रनवे के करीब ले जाने के लिए GPS का उपयोग करता है। लैंडिंग के लिए जरूरी है कि पायलट रनवेज को देख सकें, और अगर उन्हें रनवेज देखने में परेशानी होती है तो लैंडिंग के लिए दूसरा अटेम्प्ट करना होगा। अब रनवेज के करीब पहुंचते ही पायलट्स ने लैंडिंग गियर बढ़ाया, और तभी कॉकपिट में एक वार्निंग साउंड गूंजने लगती है। ये साउंड पायलट्स को बता रही थी कि लैंडिंग गियर पूरी तरह से नीचे नहीं हुआ था। पायलट्स की टेंशन पहले से अधिक गहरा गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद पायलट्स ने जब अपने लेवल पर जांच पड़ताल की तो पाया कि वो वार्निंग साउंड फेक अलार्म था। गियर के साथ कोई खास समस्या नहीं थी।
विमान में इतने सारे टेक्निकल ग्लिचेस के बीच इसने लैंडिंग प्रोसेस को पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब क्योंकि सिस्टम से वार्निंग अलर्ट मिला था, इसलिए पायलट्स विमान को लैंड नहीं कर पाए। फिर विमान 2000 फीट तक वापस चढ़ गया और न्यूयॉर्क कंट्रोलर के कांटेक्ट में आ गया। पायलट्स ने एटीसी को बताया कि वो अभी दूसरी लैंडिंग के लिए तैयार नहीं है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स फिक्स करने के लिए लंबे रूट की जरूरत है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है और वो है क्लाउड सीलिंग का। क्लाउड सीलिंग आसमान में बादलों से बनी एक इनविजिबल सीलिंग की तरह है। इससे पता चलता है कि आसमान में कितने निचले या ऊंचे बादल छाए हुए हैं। ये पायलट्स को बताता है कि प्लेन कितनी ऊंचाई पर है। अगर प्लेन में वर्किंग आईएलएस है तो प्लेन आसानी से ऑटो पायलट लैंड कर लेता है। अब क्योंकि पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें अब ये चेक करने की जरूरत थी कि वे सही जगह पर उतर रहे हैं या नहीं, और इसके लिए उन्हें मिनिमम 600 फीट की ऊंचाई की जरूरत थी। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब उन्हें पता चला कि न्यूयॉर्क के जेएफ कैनेडी एयरपोर्ट की क्लाउड सीलिंग केवल 200 फीट है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स जैसे कि न्यूक और स्टीवर्ट की सीलिंग भी 200 फीट ही थी। पायलट्स के सामने दूसरी चुनौती फ्यूल को बचाए रखने की थी, क्योंकि मौसम सही ना होने के कारण उन्हें रनवेज नहीं दिख रहे थे और ऑटो पायलट लैंडिंग सिस्टम भी काम नहीं कर पा रहा था। ऐसे में जब तक कि वो रनवेज नहीं देख लेते, वे प्लेन को लैंड नहीं करा सकते थे। लेकिन लैंड कराना भी बेहद जरूरी था, क्योंकि फ्यूल लगातार कम होते जा रहा था और वे अब तक एक्स्ट्रा लोड किए गए 800 किलो फ्यूल के सहारे ही टिके हुए थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अब उतरना ही होगा। इसलिए खराब मौसम के बीच 400 की सीलिंग के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क में उतरने का फैसला किया। घंटों से आसमान में फंसे इस विमान ने इतने तनावपूर्ण माहौल के बीच नेवार्क अप्रोच कंट्रोल से कांटेक्ट किया। कॉकपिट के बाहर पायलट्स को सिर्फ बादल ही दिख रहे थे। 1000 फीट की ऊंचाई पर विमान पहुंच गया, लेकिन अभी भी रनवेज नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पर हुई कोई भी चूक उन्हें दोबारा लैंडिंग अटेम्प्ट के लिए मजबूर कर सकती थी, लेकिन उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था। इन सब के बीच कैप्टन पालिया ने नोज को आइडियल पाथ पर जाने के लिए धकेल दिया, लेकिन इससे प्लेन की स्पीड थोड़ी बढ़ गई। इस भारी टेंशन के बीच प्लेन ने आखिरकार रनवेज को टच किया और जहाज सेफली लैंड हो गया। लंबी उड़ान के बाद जब ये जहाज सेफली लैंड हुआ, तब पायलट्स के साथ साथ कंट्रोल रूम में बैठे लोगों की जान में जान आई। प्लेन के लैंड होने के महज कुछ ही मिनट बाद तूफान ने पूरे हवाई अड्डे को अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ धुएं का गुबारा भर गया। अगर लैंडिंग में कुछ ही मिनट की और देरी होती तो शायद ये तूफान एक बहुत बड़ी तबाही को जन्म दे सकता था। इंस्ट्रूमेंट के इतने बड़े फेलियर के कारण आज भी पता नहीं चल पाया कि एयर इंडिया द्वारा किसी भी तरह की जांच रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एयर इंडिया फ्लाइट 101 की। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको बेहद रोचक लगी होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।